ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो एक पॉडकास्ट कर रहा होता है और उस पर लोगों को एक कविता सुना रहा होता है और कहता है कि आज हमारे पॉडकास्ट पर एक बहुत बड़ी गेस्ट आई हैं जो कोई और नहीं मेरी खुद की सिस्टर हैं। और इसी के साथ हमें एक और लड़की को दिखाया जाता है जो कि जेल में होती है, जिसकी तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही होती है। और यह वही भाई और बहन होते हैं जो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके होते हैं। इधर जो लड़की जेल में होती है उसका नाम रोजी होता है। यहाँ पर उसका डॉक्टर आकर उसे बताता है कि उसकी तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है, तो उसे अब अपने घर चला जाना चाहिए ताकि वह अपनी फैमिली से मिल सके और अपना आखिरी समय उनके साथ गुजार सके। इसलिए रोजी एक टैक्सी करके अपने घर जा रही होती है और वह देखती है कि टैक्सी ड्राइवर भी उसके भाई का ही पॉडकास्ट सुन रहा होता है। यहाँ पर रोजी की स्टेप सिस्टर यूजिन गाने गा रही होती है, जो कि बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है और सभी लोग उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। इनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। यहाँ पर टैक्सी ड्राइवर उन्हें यह भी बताता है कि यूजिन उनकी इकलौती सिस्टर है और उनकी यूजिन के अलावा कोई और बहन नहीं है और वह बहुत ज़्यादा लकी है जो उसके ऐसे भाई हैं। रोज़ी ये बात सुनते ही शॉक में हो जाती है कि उन्होंने अपने भाई बहन के अकाउंट से उसे हटा दिया है। अब हम देखते हैं कि रोज़ी अपने घर पर गई होती है और उसकी माँ उसे मार रही होती है और उससे कह रही होती है, तुझे घर आने के लिए किसने बोला? तुम जैसे घटिया लोगों को जेल में ही रहना चाहिए। इधर उसके भाई भी होते हैं और वह कह रहे होते हैं कि तूने यूजिन को बहुत ज़्यादा परेशान किया है और तू अपने क्राइम के लिए जेल में गई है। जिस पर रोसाई कहती है, मैं बस इतना बताना चाहती हूँ कि यूजिन जो गाने और पोएट्री गा रही है वह सब मैंने लिखी है। जिस पर उसकी माँ कहती है, बकवास बंद कर और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यूजिन के काम को अपना बोलने की, और वह उसे मारना शुरू करती है। रोजी कहती है, मेरी बात सुन लो, बस मुझे एक बार मौका तो दो सब कुछ एक्सप्लेन करने का। जिस पर रोजी सबको बताने जा रही होती है कि उसके शरीर में एक नई बीमारी पल रही है, लेकिन वह लोग उसकी बात नहीं सुनते, उल्टा उसको ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। तभी वहाँ पर यूजिन उसके पास जाती है और वह उससे कहती है, सिस्टर मुझे पता है कि मैं इस फैमिली की अडॉप्टेड डॉटर हूँ, तुम ही रियल डॉटर हो, लेकिन मैं ऐसा कुछ होने नहीं दूंगी। और वह अपने पेट में रोजी के हाथ से चाकू मरवा लेती है और सबसे कहती है कि रोजी ने मुझे मारने की कोशिश की है और यह सब सिर्फ इसलिए कर रही है ताकि वह मेरे ब्रदर्स का फ्यूचर बर्बाद कर सके। हमने जो इतनी मेहनत की है वह सारी मेहनत को ख़त्म कर सके। ये सुनते ही रोजी की माँ को उसके ऊपर गुस्सा आ जाता है और वह कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी डॉटर को मारने की, और वह उसे बुरी तरह से मारने लगती है। इधर एक एक करके उसके भाई भी उसकी माँ को सपोर्ट कर रहे होते हैं, वह सब उसे बुरी तरह से मार रहे होते हैं। रोसी यहाँ पर आधी मरी हुई हालत में हो जाती है। तभी वहाँ पर एंट्री होती है उसके सबसे बड़े भाई की और वह उसके पैरों पर गिड़गिड़ाती है और उसके पैर पकड़ लेती है, लेकिन वह उसके हाथ को दूर करके उसकी तरफ देखता भी नहीं है। रोजी की वहीं पर डेथ हो जाती है और यह लोग अभी भी बकवास कर रहे होते हैं कि समझ नहीं आता हमारी इतनी अच्छी फैमिली में ये क्रिमिनल लड़की कहाँ से आ गई। इसके बाद हमें दिखाया जाता है अगला सीन, जहाँ पर रोजी का रिवर्ट हुआ होता है 5 साल पहले और उसके सामने यूजिन खड़ी होती है जो गिड़गिड़ा रही होती है और कह रही होती है कि उसने किसी को अपनी गाड़ी से एक्सीडेंट कर दिया है और पुलिस उसे पकड़ने आ रही है। इस मोमेंट पर रोसियाई से ही वह बच सकती है और वह रोसियाई से कहती है कि वह उसका ब्लेम अपने सर पर ले ले। रोजी मना करती है और कहती है कि मैं ऐसा कैसे करूं, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूं। रोजी इनकी ये सारी चीज़ें देख रही होती हैं और उसे समझ आ जाता है कि भगवान ने उसे एक और मौका दिया है उसके पास लाइफ की गलतियों को सुधारने का। इधर यूजिन उसके पैरों पर गिरी होती है और उसे कह रही होती है, सिर्फ तुम मेरी मदद कर सकती हो क्योंकि तुम मेरी रियल सिस्टर हो और मेरा यह क्राइम तुम अपने माथे ले लो और जेल चली जाओ। रोसी कहती है, मैं यह सब क्यों करूं? जिस पर यूजिन उसे कहती है, जो भी हो तुमने पोएम और सॉन्ग अपने ब्रदर के लिए लिखे हैं, मैं अपने ब्रदर को नहीं बताऊंगी कि यह मैंने लिखे हैं और तुम चाहती हो कि तुम्हारे ब्रदर से इन सब चीज़ों का एप्रिशिएशन तो मुझे मिले। क्या तुम इतना अपने भाइयों के लिए नहीं कर सकती हो? क्योंकि अगर मेरे जेल जाने से उनका फ्यूचर बर्बाद होगा तो उसकी रिस्पॉन्सिबल भी तो तुम ही होगी ना। जिस पर वह रोज़ाई को इमोशनल ब्लैकमेल करने लगती है, लेकिन रोसी कहती है, तुम्हें लगता है कि मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ कि मैं ये सब करूँगी और तुम्हारे लिए क्राइम के लिए जेल जाऊँगी? मैं ये सब चीज़ें क्यों एक्सेप्ट करूँ यूजिन? तुम अपने ब्रदर्स के लिए इतना नहीं कर सकती हो। रोजी उसे धक्का देती है और बुरी तरीके से मारना शुरू कर देती है, जिस पर उसके ब्रदर्स और उसकी माँ नीचे भागते हुए आते हैं और कहते हैं, ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी डॉटर को मारने की? जिस पर यूजिन भागती हुई अपनी माँ के पास जाती है
और उसकी माँ इधर रोजी को मारने के लिए डंडा उठा लेती है, जिस पर रोजी यूजिन को उनके बीच में ले आती है और यूजिन पूरी तरीके से इंजर्ड हो जाती है। उसकी माँ कहती है, तुम्हारी जितनी घटिया लड़की मैंने आज तक नहीं देखी, जो अपनी बहन की जान की दुश्मन बनी हुई है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हें पता है ना कि यूजिन कितनी कमजोर है और तुम बार बार अगर उसके साथ ऐसा करोगी तो कैसे काम चलेगा। रोजी गुस्से से पूछती है वह मुझे करने के लिए क्या बोल रही थी, जिस पर उसका सेकंड ब्रदर उसे मारने के लिए आता है। वह उसे एक चांटा लगा भी देता है और वह दोबारा से संभालने के लिए होता है, जिस पर रोजाई उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हें एक लाइफ लेसन दूं या तुम खुद मुझसे दूर जा रहे हो। जिस पर वह सब लोग पीछे हो जाते हैं और वह पूछते हैं, यूजिन से आखिर क्या मैटर हुआ और उसने तुमसे इतनी बदतमीजी कैसे कर दी। जिस पर यूजिन बोलती है, एक्चुअली मेरी सिस्टर ने एक कार से किसी का एक्सीडेंट कर दिया है और वह चाहती है कि मैं उसके एक्सीडेंट का ब्लेम अपने सिर पर ले लूं और वह मुझे फोर्स कर रही है। जिस पर रोसई उसकी बात सुनकर हंसती है। उसका ब्रदर उसे कहता है, तुम पागल हो गई हो यूजिन, ये सब क्यों करेगी तुम्हारे लिए, जबकि यह ब्लेम तुम्हें खुद लेना चाहिए क्योंकि तुमने यह क्राइम किया है। और वह रोजी से लड़ना शुरू कर देते हैं। रोजी उन सबको देखकर ताली बजाती है और कहती है, मैंने आज से पहले इतनी हैप्पी फैमिली नहीं देखी। वह अपनी माँ से कहती है, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, तुमने इस लड़की को अडॉप्ट किया और उल्टा मुझे इस घर में छोड़ दिया जहाँ पर मैंने सारी प्रॉब्लम्स फेस की। ओरिजिनल कभी जीना भी नहीं जान पाई थी और जिसके लिए हकदार भी नहीं थी, और इसमें मेरी लाइफ बर्बाद करवा दी। इधर बाहर पुलिस का सायरन सुनाई देता है और सब घबरा जाते हैं, जिस पर रोसी का ब्रदर उससे कहता है कि अगर मुझे पता चला इन सब मैटर में तुम हो तो तुम्हें मैं खुद जेल छोड़कर आऊंगा। रोसी कहती है, और अगर इसमें पता चला कि इन सब मैटर में यूजिन है तो उसके लिए क्या डोली उठाओगे या उसे फूलों की माला पहनाकर जेल में भेज कर आओगे। जिस पर वह सब कहते हैं, क्या बकवास कर रही हो तुम। जिस पर रोजी कहती है, तुम जिसके ऊपर अंधा बनकर विश्वास कर रहे हो वह कोई और नहीं यूजिन है। यूजिन ने किसी का मर्डर किया है, उसने अपनी कार से किसी का एक्सीडेंट कर दिया है और वह चाहती है उन सब चीज़ों का ब्लेम मैं अपने सिर पर ले लूं और वह तुम्हारे सामने झूठी स्टोरी बना रही है। जिस पर यूजिन रोजी के क्लोज आती है और कहती है, मैंने तुमसे बोला था ना, तुम अगर जेल जाओगी तो मैं तुम्हें 1-2 महीने के अंदर जेल से बाहर निकलवा लूंगी। प्लीज़ रोजी से कहती है, तुमने मुझे बेवकूफ़ समझा है क्या, मैं यह ब्लेम अपने सिर पर नहीं लूंगी। और तब तक वहाँ पर पुलिस आ जाती है। पुलिस आकर रोजी की फैमिली को बताती है कि उनके पास सबूत भी हैं और उन्हें पता है कि यह सब कुछ उनके ही फैमिली मेंबर्स में से किसी ने किया है। जिस पर कॉलेज की सीसीटीवी फुटेज को चेक किया जाता है जो रोड साइड लगी होती है, पर उनको सीसीटीवी फुटेज में किसी का भी चेहरा क्लियर नहीं नजर आ रहा होता है क्योंकि गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। यूजिन तो बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है और वह कह रही होती है पुलिस ऑफिसर से, मैं तो बोल रही हूँ यह सब कुछ मेरी इस स्टेप सिस्टर ने किया है क्योंकि वह हमेशा से मुझे बचाना नहीं चाहती थी, इसलिए वह मेरा नाम ले रही है। यहाँ पर रोसी सबसे कहती है कि तुम सब पागल हो गए हो, तुम सबको पता नहीं है कि मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है, मैं ये सब क्यों करूँगी। तभी वहाँ पर उसका बड़ा भाई आ जाता है जो उसे कहता है, तमाशा करना बंद करो, तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस कैसे नहीं होगा। रोजी कहती है, तुम भूल चुके हो, तुमने बहुत समय पहले गाड़ी लाकर यूजिन को दी थी और उस गाड़ी को मैंने गलती से टच किया था तो तुमने क्या बोला था कि गाड़ी से अपने हाथ पीछे करो क्योंकि ये गंदी हो जाएगी, क्योंकि तुम्हें लगता था कि मैं बहुत इम्प्योर हूँ और मैंने वैसा ही किया। तुम तो उस दिन यूजिन के साथ बैठकर लॉन्ग ड्राइव पर चले गए और मुझसे तुमने पूछा भी नहीं, जिसको सुनकर उसके भाई को हैरानी होती है। यहाँ पर यूजिन कहती है अपने बड़े भाई से कि यह फालतू का तमाशा क्रिएट करने की कोशिश कर रही है ताकि यह इनोसेंट प्रूफ हो सके और इसका ब्लेम मेरे सिर पर आ जाए, पर आप इसकी बातों पर यकीन मत करो, यही है वह जिसने किसी का एक्सीडेंट करके सारा ब्लेम मेरे ऊपर डालने की कोशिश की है। जिस पर रोसाई कहती है, अगर तुम्हें इतनी दिक्कत है तो सीसीटीवी फुटेज को राइट एंगल से चेक करो और उन्हें झूम करो तो पता चल जाएगा उन सब चीज़ों में कौन था। और उसके बाद पुलिस ऑफिसर उसकी बात मानकर उन फुटेज को दोबारा से चेक करते हैं और जब वह उन्हें फुटेज को देख रहे होते हैं तब यूजिन बहुत ज़्यादा टेंशन में होती है। अब इसके बाद क्या होगा, लेकिन अभी भी उसका बड़ा भाई उससे कह रहा होता है कि रोसी फालतू पिक्चर बनाना बंद करो, चुपचाप कबूल कर लो कि यह क्राइम तुमने किया है, तुम इतना क्यों डर रही हो। रोजी कहती है, मैं क्यों एक्सेप्ट करूं जब मैंने ये सब कुछ नहीं किया है। जिस पर उसका भाई कहता है, क्योंकि फुटेज में चेहरा नहीं तो कपड़े तो देख सकते हैं ना, और जो ड्रेस तुमने पहन रखी है उसी ड्रेस में गाड़ी चलाते टाइम वह दिख रही है और वह ड्रेस मैंने तुम्हें गिफ्ट की थी। रोजी कहती है, तुम बेवकूफ़ हो एक नंबर के,
तुम्हारी प्यारी बहन ने वह ड्रेस मुझसे काफ़ी समय पहले ही छीन ली थी। साथ में उसने वह सारे डॉक्यूमेंट्स भी छीन लिए थे जिनके ऊपर मैंने काम किया। जिस पर उसका भाई हैरान होता है और कहता है, तुम्हें ऐसा क्यों बोल रही हो यूजिन, ऐसा क्यों करेगी? उसके पास हजारों कपड़े हैं। तुम्हें भी उतना ही प्यार दिया गया है जितना यूजिन को दिया गया है, और अब यह तमाशा करना बंद करो, जल्दी से एक्सेप्ट कर लो। रोजी कहती है, तुम सब पागल हो चुके हो। मैं तुम सबको बताती जा रही हूँ कि मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? जिस पर उसकी माँ कहती है, हो सकता है तुम हमारे पीठ पीछे चोरी छुपे कार को कहीं ले जाती हो। रोजी कहती है, अपना तमाशा करना बंद करो और यह फैमिली बंद करो, बाद में खेल लेना। उसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस वाले दोबारा से सीसीटीवी फुटेज को चेक करना शुरू करते हैं और उनको तेजाज के अंदर से किसी और की शक्ल नहीं, यूजिन की फोटो आती है, जिसको देखकर सभी हैरान होते हैं और कह रहे होते हैं कि यूजिन ऐसा कैसे कर सकती है। यूजिन घबरा जाती है, क्या उसे जेल भेज दिया जाएगा और उसे कोई भी नहीं बचाएगा? जिस पर ऑफिसर्स यूजिन को पकड़कर ले जाने वाले होते हैं और यूजिन यहाँ पर अपने फैमिली के सामने होती है कि उसे जेल नहीं जाना। आप लोग रोसी से बोलो कि वह उसके बदले में जेल चली जाए। जिस पर रोसी का बड़ा भाई उससे बोलता है, मैं भी तुमसे यही बोल रहा हूँ रोसी, कि तुम यूजिन के बदले जेल चली जाओ और मैं तुम्हें कुछ टाइम में जेल से वापस ले आऊँगा। मेरी बात का यकीन करो। रोसी कहती है, वाह क्या भाई और बहनों का बॉन्ड है। पर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी मिट्टी पर तो मैं आ जाऊंगी और तुम्हारी प्यारी सिस्टर के लिए अपनी लाइफ बर्बाद कर दूंगी और जेल चली जाऊंगी, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम लोग मुझे अप्रिसिएट दोगे? वह तो मैं नहीं करूंगी, और यह काम तुम्हारी बहन ने किया है तो उसका भुगतान भी उसे ही करना पड़ेगा ना। और वह ऑफिसर से यूजिन को किडनैप करने के लिए बोल देती है। ऑफिसर्स यूजिन को किडनैप कर रहे होते हैं। यूजिन यहाँ पर गिड़गिड़ा रही होती है कि वह जेल नहीं जा सकती है, उसे वहाँ जाने से बहुत डर लगता है। जिस पर रोजी की फैमिली सब यूजिन को प्रोटेक्ट करने में लगे पड़े होते हैं। तभी हम देखते हैं यूजिन का बड़ा भाई पुलिस ऑफिसर से बात करता है और कहता है, उनकी सिस्टर के केस को खत्म करने के लिए जितने भी पैसे लगेंगे वह देने के लिए तैयार है और वह कल अपने लॉयर के साथ उनसे मिलने आएंगे। आज उनकी बहन को यहीं छोड़ दिया जाए, और पुलिस ऑफिसर्स उनकी बात मान जाते हैं। रोजी के साथ अपने पास्ट लाइफ का एक दिन याद आता है जहां पर वह यूजिन के बदले जेल जा रही थी। उसके ब्रदर ने उसे प्रॉमिस किया था कि वह उसे कुछ टाइम में वापस ले आएंगे, पर कोई उसे मिलने तक नहीं आया और उल्टा सारा ब्लेम उसके ऊपर डाल दिया और अंत में उसकी डेथ हो जाती है। पर उन लोगों को इन सब चीज़ों से फ़र्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें सिर्फ इन सब चीज़ों से फ़र्क पड़ता है कि उनकी प्यारी बेटी कैसी है और वह कैसे फंक्शन करती है और उसके फेवर में वे क्या क्या क्राइम कमिट कर सकते हैं। और अभी प्रेजेंट में रोजी अपने भाई की ये बातें सुनकर हैरान होती है और वह सोच रही होती है कि 2 मिनट पहले यह इंसान मुझे जेल भेजने के लिए तैयार था और उसने मेरे लिए तो ऑफिसर से फाइट नहीं की और उनसे नहीं बोला कि वह कोई लॉयर हायर करेगा और उसके बदले में मुझे बचाने आएगा यहाँ पर। अब हम देखते हैं यूजिन अपने ब्रदर पर थैंक यू बोलती है और कहती है, अगर वह नहीं होते तो वह शायद आज जेल चली जाती। रोजी कहती है, मैं ऐसे घर में रहना डिस्टर्ब नहीं करती हूँ, इसलिए मैं यहाँ से निकलकर जाना चाहती हूँ। वह वहाँ से जाने लगती है, जिस पर उसका ब्रदर उसके पास आता है और कहता है, तुम्हारी बदतमीजी मैं बहुत टाइम से टॉलरेट कर रहा हूँ, और वह उसे मारना शुरू कर देता है, जिस पर उसका ब्रदर उसे लगातार मार रहा होता है। रोज़ा इसे रोक भी नहीं रही होती है, लास्ट में आकर वह रोकती है और कहती है, बहुत हो गया, मैंने तुम्हारे इतने थप्पड़ इसलिए खाए यूजिन के लिए क्योंकि तुम मुझसे बड़े हो और तुमने कभी मुझे इन लोगों की तरह बोली नहीं किया, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे मार डालोगे। और अब नाइस ब्यूटीफुल ख़त्म कर रही हूँ और आज के बाद मैं इस घर में तो मैं कभी भी नहीं देखूंगी। और ऐसा बोलकर वह घर छोड़कर चली जाती है। सभी लोग उसके पीछे कह रहे होते हैं कि यह लड़की बाहर जाकर कैसे जिएगी, जिस पर उसका बड़ा भाई कहता है, कुछ नहीं, अभी गई है, शाम तक वापस आ जाएगी, क्योंकि उसके पास ना खाने के लिए पैसे हैं ना रहने के लिए घर, ऐसे वह बाहर कैसे रह सकती है। अब इधर अगले सीन में हमें रोज़ाई को दिखाया जाता है, जो एक रेडियो कंपनी के बाहर खड़ी होती है और वह कंपनी के बाहर खड़े होकर कह रही होती है कि आज के बाद वह अपने ब्रदर और अपनी सिस्टर से नहीं मिलना चाहती है और ना ही अपने फैमिली से कोई कनेक्शन रखना चाहती है, और वह लोगों से दूर रहकर इस रेडियो कंपनी में काम करेगी। हमें रेडियो कंपनी का सीन दिखाया जाता है जहाँ का मालिक अपने बाकी के एम्प्लॉयज़ के ऊपर भड़क रहा होता है और उन्हें उल्टी सीधी सुना रहा होता है, क्योंकि उनकी रेडियो कंपनी की रेटिंग दिन के दिन गिरती जा रही होती है। और यह सब कुछ हो रहा होता है रोजी के ब्रदर की वजह से, क्योंकि वह रोजी का कंटेंट यूज़ कर रहा था और सारी ऑडियंस को सिर्फ अपने पास रख रहा था
और अभी यहाँ पर रेडियो कंपनी का मालिक कह रहा होता है कि अब तो कुछ चमत्कार ही हो सकता है जो हमारी कंपनी को आकर बचाए। तभी वहाँ पर रोजी जाती है। वह रोजी को देखते हैं और कहते हैं, तुम कौन हो? रोजी कहती है, मैं तुम्हारी कंपनी ज्वाइन करने आई हूँ। जिस पर वह मैनेजर कहता है, तुमने हमारी कंपनी में अप्लाई किया था क्या? रोजी कहती है, नहीं, पर मैं तुम्हें यहाँ पर तुम्हारे कंपेटिटर से जिता सकती हूँ। जिस पर वहाँ खड़ा लड़का अपने मैनेजर से कहता है कि हमें ट्राई देना चाहिए। जिस पर मैनेजर उस लड़के के ऊपर भड़क जाता है और कहता है, तुझे लगता है इस लड़की के अंदर कोई भी टैलेंट होगा, और यह जो लड़की कहीं से भी उठकर चली आई है, जिसकी क्वालिफिकेशन के बारे में हमें नहीं पता है, वह उस आदमी को हरा देगी जिसने रेडियो बेस्ट वॉइस कॉम्पिटिशन में गोल्ड मेडल जीत चुका हो। उस आदमी को यह नॉर्मल सी लड़की हरा लेगी। रोजी कहती है, मुझे एक बार ट्राई तो करके देखो। जिस पर वे लोग उससे कहते हैं, हम कैसे तुम पर यकीन करें? पर रोजी ने अपने ऊपर यकीन दिला देती है और वे लोग उसके कॉन्फिडेंस से शॉक रह जाते हैं। इधर रोजी के ब्रदर को दिखाया जाता है जो रेडियो पर अपना काम कर रहा होता है। सभी लोग एक्साइटेड होते हैं उसका रेडियो सुनने के लिए। और इधर रोजाई को दिखाया जाता है जो एक डूबे हुए रेडियो स्टेशन पर होती है और किसी को आइडिया भी नहीं होता है कि उन्होंने नई लड़की को हायर किया है। यहाँ पर बाहर बैठा मालिक शॉक होता है और कहता है कि मुझे नहीं लगता ये लड़की काम कर पाएगी, लेकिन उसका मैनेजर उसे समझाता है कि आप एक बार कोशिश करके तो देखो। और इधर हम देखते हैं रोसाई को जो रेडियो को चलाना शुरू करती है और वहाँ से लोगों तक कांटेक्ट करना शुरू करती है। पहले तो वह लोगों की अटेंशन अपनी तरफ खींचती है और उसके बाद वह लोगों की हॉन्टेड स्टोरी सुनाना शुरू करती है और ऑडियंस को अपनी तरफ खींचना शुरू करती है। इधर हम देखते हैं कि उस डूबे हुए रेडियो स्टेशन की रीच बढ़ने लगती है। लोग हैरान होते हैं। सभी लोग रोजी की हॉन्टेड स्टोरी को सुनने के लिए आ रहे होते हैं। रोजी इसको इतनी अच्छी तरीके से सुना रही होती है। लोग हैरान होते हैं। खुद उसे डूबे हुए रेडियो स्टेशन का मालिक हैरान होता है कि अचानक से उसके चैनल की रीच इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ गई। इधर हम देखते हैं कई लोगों को जो रात रात भर उसे कहानी को सुन रहे होते हैं। और इधर दिखाया जाता है रोजी के ब्रदर को जो अपने रेडियो स्टेशन बताता है कि उसके चैनल की रीच सारी खत्म हो चुकी है और उसके रेडियो को कोई नहीं देख रहा है। यहाँ पर वह हैरान होता है और कहता है, आखिर वह लड़की ऐसा क्या सुना रही है। इधर हम देखते हैं उन्हें पता चलता है कि उस लड़की ने हॉन्टेड स्टोरी सुनाई है। रोजी का ब्रदर शॉक होता है कि अचानक से ऐसा क्या हो गया जो वह लड़की यह सब करने लगी है और उसके कॉम्पिटिटर उस लड़की को लेकर कहाँ से आए हैं। वह उन सब चीज़ों की डिटेल निकलवाता है। रोजी ने अपना अलग नाम रख रखा होता है और वह नाम पढ़कर समझ नहीं पाता है, पर उसकी आवाज़ से पहचान जाता है कि कहीं यह उसकी बहन तो नहीं है। फिर वह अपने ब्रदर्स को कॉल लगाता है और उनसे बात करता है। उसके ब्रदर कहते हैं, वह जो नई रेडियो आर्टिस्ट आई है वह बहुत ज़्यादा अच्छी है। हम भी उसका पॉडकास्ट सुन रहे थे, हमें बहुत मज़ा आया उसकी हॉन्टेड स्टोरी सुनकर और इसीलिए बहुत सारे लोग उससे कनेक्टेड भी हुए हैं। जिस पर उसका ब्रदर कहता है, तो मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था। और वह उससे पूछता है सेकंड ब्रदर से कि तुम्हें क्या लगता है कि वह लड़की कोई और नहीं हमारी है। जिस पर उसका सेकंड ब्रदर कहता है, तो मुझे नहीं लगता कि उस यूजलेस लड़की के अंदर इतना टैलेंट होगा। और रोजी का बड़ा भाई ये बात सुनकर अपने भाई की बात पर यकीन कर लेता है और कहता है, ये बात सच है, लेकिन तुम देखना, अब मैं इस डूबे हुए रेडियो स्टेशन को पूरी तरीके से डुबा दूंगा, क्योंकि अब मैं कुछ और करने जा रहा हूँ। और हम देखते हैं कि वह इधर कहता है अपने मैनेजर से कि रेडियो स्टेशन चालू करो, मैं दोबारा से गाना गाने जा रहा हूँ। और यहाँ पर सभी लोग एक्साइटेड हो जाते हैं और इसके भाई का गाना सुनने के लिए, और वह गाना गाना शुरू करता है, जिसकी वजह से रोजी के रेडियो की सारी ऑडियंस उसके ब्रदर के रेडियो स्टेशन की तरफ चली जाती है। रोजी की कंपनी के लोग उसे यह चीज़ बताते हैं, जिस पर रोजी कहती है, तुम लोग टेंशन मत लो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगी। और वह भी अनाउंस करती है कि वह भी इस रेडियो स्टेशन के पॉडकास्ट को एंड करने से पहले अपनी ऑडियंस को एक गाना सुनाना चाहेगी और उस गाने का नाम होगा फ्लाइंग विंग्स। जिस पर उसका मैनेजर उसे रोकता है और कहता है, यह तमाशा करना बंद करो, तुम क्या बोल रही हो, तुम उन्हें चैलेंज कर रही हो, जिन लोगों ने कभी गोल्ड मेडल जीते हैं, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। रोजी अपने कान से उनके हेडफोन उतार देती है और अपना काम शुरू करती है और वह अपनी ऑडियंस को अपने गाने के थ्रू अट्रैक्ट करती है। बहुत सारी ऑडियंस बार बार उसके गाने सुनने आ रही होती है। सभी लोग उसकी आवाज़ से इतना ज़्यादा शॉक होते हैं और उसके गाने के लिरिक्स से भी सब उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं। और इसी के साथ रोजी आज का पॉडकास्ट अपना एंड करती है। इधर हम देखते हैं रोजी के ब्रदर को, जिसको पता चलता है कि उसका गाना गाने के बाद भी लोग उसके पास कम आए और सबसे ज़्यादा लोग उसके कॉम्पिटिटर के पास गए हैं।
जिस पर आप सभी लोग शॉक होते हैं। और इधर हम देखते हैं अब रोजी के ब्रदर को, जो बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है और वह सोच रहा होता है कि अब वह क्या करे और आखिर ये लड़की एकदम से कहाँ से ये लोग लेकर आए हैं। इधर रोसाई का ब्रदर भी उसका गाना सुन रहा होता है। थोड़ी देर में अब रोसाई का ब्रदर डिसाइड करता है कि वह लड़की के बारे में हर एक डिटेल निकालेगा और वह ऐसा ही करता है। और उसे पता चलता है कि उनके पॉडकास्ट पर जो लड़की जा रखी है वह कोई और नहीं, उनकी सगी बहन रोजी उन्हें चैलेंज कर रही है। जिस पर उसका ब्रदर कहता है, अब मैं अपनी बहन को दिखाऊंगा कि रियल टैलेंट कैसे सरवाइव करता है। और उसे यहाँ पर घमंड होता है। यूजिन क्यों भरोसे लग रहा होता है कि यूजिन सब कुछ हैंडल कर लेगी। इधर हम देखते हैं कि रोजी को उसकी कंपनी में बहुत सारी तारीफें मिल रही होती हैं उसके काम के लिए, और सभी लोग कह रहे होते हैं कि इससे पहले ये मैडम कहाँ थी। अगर ये हमारे कंपनी में पहले आ जाती तो शायद सब कुछ ऐसे ही चल रहा होता। अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अब ये रोजी का ब्रदर अपने बाकी के भाई और बहनों के साथ मिलकर घर बैठा होता है। और यहाँ पर रोजी का ब्रदर यूजिन से कहता है कि यूजिन, हमारी कंपनी की रेटिंग्स बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है और मैं चाहता हूँ कि तुम जो अपने पुराने राइटिंग से उनसे कुछ इनोवेटिव लिखकर हमें दो, जिससे हम अपनी कंपनी को आगे तक बढ़ा सकें। यूजिन थोड़ा शॉक होती है क्योंकि उसने वह सब चीज़ें नहीं लिखी होती, वह सब तो अरेंज न लिखी होती है और वह सारी चीज़ों को चुरा चुरा कर अपने भाई को दे रही होती। और अभी जब बात उसके ऊपर आई होती है तो वह कैसे इन सब चीज़ों को टैकल करेगी। इधर हम देखते हैं उसके दोनों भाई भी उसे कहते हैं, मुझे पता है मेरी सिस्टर इतनी ज़्यादा टैलेंटेड है, वह सिचुएशन को बहुत आराम से हैंडल कर सकती है। रोज़ी जैसी लड़कियां तो उसके आसपास कहीं टिकेंगी भी नहीं, वह बस यहाँ पर अपना फ्यूचर खराब करने आई है। और यहाँ पर यूजिन स्माइल कर रही होती है और कह रही होती है कि ब्रदर, मैं करती हूँ कुछ, मैं आपके चैनल के लिए कुछ अच्छा सा लिख के लाऊंगी। इधर हमें रोजी को दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग अब वेट कर रहे होते हैं कि ये लड़की आज के रेडियो फोरकास्ट में क्या करेगी। रोजी का मैनेजर उससे कहता है कि तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है, और अगर आज तुमने हमारे कॉम्पिटिटर को हरा दिया तो मैं मान जाऊंगा कि तुम्हारे अंदर एक रियल टैलेंट है। और क्या तुम आज दोबारा से वही हॉरर स्टोरी बताना शुरू करोगी? रोजी की तरफ देखती है और कहती है, आज मेरे पास कुछ इनोवेटिव है जिसकी वजह से ऑडियंस मेरे पास अट्रैक्ट होगी। इधर हम देखते हैं रोजी का ब्रदर को, जो यूजिन को अपने पॉडकास्ट पर ले आया होता है और उसे कह रहा होता है कि आज तुम्हारा काम है पूरा इस सिचुएशन को हैंडल करना और हमारे कॉम्पिटिटर को दिखाना कि तुम एक रियल टैलेंट हो। और वह यूजिन को गाना गाने के लिए कहता है, सबके सामने अनाउंसमेंट करता है कि आज उसकी सिस्टर गाना गाकर सुनाएगी। सभी लोग रोजी के ब्रदर के पॉडकास्ट की तरफ जाने लगते हैं और सारी ऑडियंस उधर चली जाती है। इधर हम देखते हैं कि रोजी के मैनेजर को भी यह चीज़ पता चलती है और वह रोजी से कहता है कि अब हमें क्या करना है, क्या आज तुम दोबारा से सिंगिंग करना शुरू करोगी? जिस पर रोजी कहती है, टेंशन मत लो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि आज मैं क्या करूँगी। और वह आज पॉडकास्ट पर अनाउंस करती है कि आज मैं गाना जो मैं ऑन द स्पॉट लिखूंगी, किसी की भी सिचुएशन देखकर। आप में से कोई भी इंसान या कोई भी लोग मेरे पॉडकास्ट पर आकर अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन या कुछ भी बताना चाहते हैं, मैं तैयार हूँ आपकी सिचुएशन के ऊपर एक अच्छा सा गाना लिखाने के लिए। सभी लोग तो पहले रोज़ाई का मजाक बनाते हैं। उसके मैनेजर को तो यह भी लगता है कि रोज़ाई पागल हो चुकी है और वह सिर्फ पागलपन वाली हरकतें कर रही है। उसे लग रहा है कि कल जब उसका लक अच्छा था, जैसे उसने ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया था, यूजिन थी, आज भी ऐसा कर पाएगी। इधर सब यूजिन के गाने को सुनने के लिए उसके पॉडकास्ट पर चले जाते हैं और यहाँ पर रोसी के ब्रदर का मैनेजर बताता है कि उनके चैनल की रीच बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जिस पर वह अपनी सिस्टर की तरफ देखता है। वह सोचता है कि मेरी बहन है तो एक रियल टैलेंट, उसे कोई भी हरा नहीं सकता। इधर हम रोज़ाई को देखते हैं जो अपने पॉडकास्ट पर ऑडियंस के आने का वेट कर रही होती है। तभी उसके पास एक लड़की आती है जो कि बहुत ही एक रिच फैमिली से बिलोंग करती है और वह अपनी सिचुएशन बताना शुरू करती है और कहती है, मैं एक बहुत ही अच्छी लड़की हुआ करती थी, मैंने पहले बहुत अच्छे अच्छे काम कर रखे हैं, मैंने बहुत बड़ी कंपनियों के साथ जॉब की है, फिर एक दिन मुझे एक लड़के से प्यार हो गया और मैंने उस लड़के से शादी कर ली। मुझे लगा कि वह लड़का दुनिया का सबसे अच्छा लड़का है और वह मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, पर ऐसा नहीं था। उस लड़के ने मेरे साथ शादी की और अब हमारे 2 बच्चे भी हैं, पर मुझे एक दिन पता चला कि वह मेरे ऊपर चीट कर रहा है। अब मैं उसे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं उसे छोड़कर जा भी रही हूँ तो जो मेरी रिक्वायरमेंट्स हैं मैं उनको नहीं पूरा कर सकती हूँ। मेरे जो बच्चे हैं मैं उनकी स्कूल की फ़ीस नहीं दे सकती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ और मैं परेशान हूँ क्योंकि मैं इस ट्रैप से निकलना चाहती हूँ
और मैं इन सब चीज़ों से कहीं दूर भागना चाहती हूँ। उसने मेरे लिए सब कुछ किया है, पर मैं फिर भी उसे छोड़कर जाने की कोशिश नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि उसने चीट तो किया ही है और रिलेशनशिप में चीट होना एक बहुत बड़ी बात होती है। जिस पर रोजी कहती है, तुम डरो मत, मैं हूँ तुम्हारे साथ। इधर हम देखते हैं कि रोजी के पॉडकास्ट पर ऑडियंस के बीच बढ़ने लगती है। सभी लोग रोजी के ब्रदर के पॉडकास्ट को छोड़कर उसके पॉडकास्ट पर आ रहे होते हैं। यहाँ पर उसका मैनेजर भी हैरान होता है कि इस लड़की के अंदर कोई ना कोई तो जादू है, जिसकी वजह से उनके चैनल की रीच एकदम से बढ़ गई है, और वह सोच रहे होते हैं कि वह रोजी को कैसे थैंक यू बोलेंगे। इधर रोजी के दोनों छोटे भाई भी उसका पढ़कर सुन रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि हमारे ब्रदर की नई कंपेटिटर बहुत अच्छी है, पर उन्हें आइडिया नहीं होता है कि ये सब कुछ रोजी कर रही होती है। और अगर उन्हें पता होता कि इन सब चीज़ों में रोजी का हाथ है, तो शायद उन्हें रियलाइज़ होता कि उन्होंने अपनी कितनी टैलेंटेड सिस्टर को छोड़कर किसी और से रिश्ता बनाया। यूजिन, रोजी कहती है, मैंने तुम्हारी सिचुएशन को देखकर एक गाना लिख यूजिन है, और अब तुम देखना तुम्हें यह गाना बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और वह लड़की अपना फ़ोन कॉल काटती है। इधर रोजी गाना गाना शुरू करती है। उसकी ऑडियंस उसके टैलेंट को देखकर हैरान होती है। उसका मैनेजर कह रहा होता है, मैंने इतनी जल्दी एक नए सॉन्ग की एक्सपेक्टेशन नहीं की थी। ये लड़की तो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड निकली। इसके अंदर बहुत ज़्यादा दिमाग है, इसको पता है कि अगली सिचुएशन कैसे बनानी है। इधर हमें दिखाया जाता है रोसाई के ब्रदर को, जो अपने पॉडकास्ट पर कह रहा होता है, किसी के साथ मैं अपना पॉडकास्ट एंड करता हूँ। आपको मेरी सिस्टर का गाना कैसा लगा? और अगर आप चाहते हैं कि मेरी सिस्टर आपके लिए कोई और गाना गाए तो आप मुझे बता सकते हैं। लेकिन तभी उसका मैनेजर उसे बताता है कि हमारे चैनल की रीच बिल्कुल गिर चुकी है और वह सारा ऑडियंस अटेंशन पॉइंट दूसरे पॉडकास्ट पर चला गया है। जिस पर रोसाई का ब्रदर हैरान होता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, और बोलो क्या कर रहे हैं नया। तभी हम देखते हैं कि वह एक नई ट्रिक खेलता है और वह ऑडियंस से पूछना शुरू करता है, क्या आप मुझे अपनी डिमांड बताएं, आपको कौन सा गाना सुनना है, मैं आपकी डिमांड पूरी करने में मदद करूंगा। जिस पर ऑडियंस में से एक लड़की का कॉल आता है यूजिन के पास। वह यूजिन से कहती है, क्या तुम ऑन द स्पॉट कोई गाना बनाकर गा सकती हो? मान लो मैं अपनी कोई सिचुएशन बता रही हूँ और तुम मुझसे मेरे लिए कोई इंस्पायरिंग सॉन्ग बनाकर गा सकती हो। जिस पर यूजिन कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है, इन सारी चीज़ों में तो टाइम लगता है, ये पॉसिबल नहीं है, तुम गलत सोच रही हो, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। जिस पर वह लड़की कहती है, पर साइड वाले पॉडकास्ट में तो ये चल रहा है, वह लड़की सबकी रियल सिचुएशन के ऊपर गाना बना रही है। जिस पर रोजी का ब्रदर उससे कहता है, तुम्हारी अगर कुछ और डिमांड हो तो तुम हमें बता सकती हो। जिस पर वह लड़की कहती है, नहीं, मैं अब साइड वाले पॉडकास्ट पर जा रही हूँ ताकि मैं उस लड़की को अपनी सिचुएशन बताकर अपने लिए भी एक अच्छा सा गाना बनवा सकूं। जिस पर हम देखते हैं यूजिन को गुस्सा आता है और वह कहती है कि आखिर ये कौन है और ये इसमें कैसा तमाशा लगा रखा है, आखिर कोई ऑन द स्पॉट गाने कैसे बना सकता है। जिस पर उसका ब्रदर कहता है कि तुम टेंशन मत लो, हमारे पास अभी थोड़ी बहुत ऑडियंस बची है जो हमें सपोर्ट करेगी। लेकिन हम देखते हैं कोई भी ऑडियंस उनके पास अट्रैक्शन के लिए नहीं आ रही होती है और ना वह उनसे बात कर रही होती है, जिस पर उन्हें गुस्सा आता है। इधर हम बाकी की ऑडियंस को देख रहे होते हैं जो रोजी का गाना सुनकर एकदम से मदहोश हो चुके होते हैं और पूरी तरीके से उसमें खो चुके होते हैं। रोजी का मैनेजर तो खुद भी हैरान होता है और वह भी उसके गाने को सुनकर इमोशनल होता है। जिस लड़की की स्टोरी पर यह गाना बना होता है वह तो बहुत ज्यादा रो रही होती है। इधर रोजी का ब्रदर और यूजिन दोनों मिलकर रोजी के गाने को सुनते हैं और सभी शॉक होते हैं कि इस लड़की ने इतना अच्छा गाना एकदम से ऑन द स्पॉट कैसे बना दिया। यूजिन और वह लोग भी इमोशनल होने लगते हैं। इधर हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम लाइन होता है और ये हमारे कहानी का दूसरा में लीड होता है और यह भी रोजी का गाना सुनता है। रोजी का गाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और यह अपने सेक्रेटरी को कॉल करता है और कहता है, पता लगाओ आखिर यह लड़की कौन है, चाहे कितने भी पैसे लगें, कितने भी, और इसको कंपनी में लेकर आओ, मैं इससे मिलना चाहता हूँ। इसने मेरी सिचुएशन के ऊपर इतना अच्छा गाना कैसे बना दिया है। और इधर रोजी की फ़ैन फॉलोइंग बढ़ रही होती है और इधर उसके रेडियो स्टेशन की रीच बढ़ रही होती है। उसे बहुत सारा ऑडियंस अटेंशन मिल रहा होता है। इधर उसके ब्रदर के रेडियो स्टेशन तो पूरी तरीके से दबा हो चुका होता है। उनके पास ऑडियंस के नाम पर एक भी इंसान नहीं होता है। सारी ऑडियंस रोजी के पॉडकास्ट पर जा चुकी होती है। वह लोग शॉक होते हैं, क्या वह क्या करें। यूजिन बोलती है, अब हम क्या कर सकते हैं ब्रदर, हमारा तो रेडियो स्टेशन ख़त्म हो चुका है। जिस पर उसका ब्रदर कहता है कि हमें भी कुछ इनोवेटिव सोचना पड़ेगा।
अगर हम ऑडियंस को ऑन द स्पॉट लाइव क्रिएशन की गारंटी नहीं दे सकते हैं, तुम कुछ और भी तो कर सकती हो। देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं मिलना चाहता हूँ आखिर यह लड़की करना क्या चाहती है, और मैं उससे पूछना चाहता हूँ इसने हमें चैलेंज क्यों किया है। इधर हम देखते हैं रोजी को, जो अपना काम करने में इतनी ज़्यादा बिजी होती है कि किसी से बात करने का टाइम भी नहीं होता है। और इसी के साथ वह पहली लड़की का गाना ख़त्म करती है और कहती है, अब मैं अगली लिसनर को इनवाइट करना चाहती हूँ और मैं जानना चाहती हूँ कि वह हमारे इस लाइव क्रिएशन में क्या इनोवेटिव करवाना चाहती हैं। अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है जो कि होता है रोसाई के ब्रदर के ऑफिस से, जहाँ पर यूजिन अपने भाई से कह रही होती है, आखिर ऐसा कौन सा कंपटीशन इस इंडस्ट्री में आ गया है जिसने एक ही दिन में मेरे भाई के पूरे ऑफिस को बर्बाद कर दिया है। जिस पर उसका भाई कहता है, तुम टेंशन मत लो, मैं ऐसे लोगों को बहुत अच्छे से एक्सपोज करना जानता हूँ और मुझे समझ आ जाना चाहिए आखिर वह है कौन। और तुम देखो मैं उसकी लाइफ की क्रिएटिव स्किल्स के बारे में अब कैसे बाकी की ऑडियंस को एक्सपोज करता हूँ। इधर रोजी का गाना ख़त्म हो जाता है और जिस लड़की के लिए उसने गाना लिखा होता है वह लड़की उसे थैंक यू बोलती है। इधर उसका भाई रोज़ाई को कॉल करता है और कहता है, तुमने बोला है ना तुम्हारे पास अभी टाइम है और तुम दूसरी ऑडियंस के भी ओपिनियन जानना चाहती हो और उनकी भी प्रॉब्लम सुनकर तुम उनके लिए गाना बनाना चाहती हो। क्या यह बात सच है? जिस पर रोजी कहती है, हाँ ये बात सच है और मैं यह गाना ऑन द स्पॉट लिखूंगी। रोजी को समझ आ जाता है कि यह आवाज़ थोड़ी जानी पहचानी है, पर वह थोड़ी क्लियर नहीं हो पाती कि साहब आज के पीछे कोई और नहीं, उसका भाई है जो उसे फ़ोन करके एक नया चैलेंज देने वाला है। जब उसका भाई कहता है, तो ठीक है मेरी प्रॉब्लम सुनो, मेरी लाइफ की क्या प्रॉब्लम है। और वह रोजी को बताता है, तुम्हें पता है मेरी एक बहुत ही प्यारी बहन थी, हमने उसे रहने के लिए घर दिया और उसे बहुत सारी पॉकेट मनी दी, हमने उसे एजुकेशन दी, साथ में खाने के लिए खाना भी दिया, एक बहुत ही अच्छा लाइफस्टाइल दिया, जबकि वह ऑर्फनेज हाउस में पली बढ़ी थी। लेकिन आखिर में आकर उसने हमारे साथ बहुत गलत किया। वह हमारे फैमिली से जलन रखने लगी, वह मेरी छोटी बहन को मारने की कोशिश करने लगी, उसके साथ क्रूर हो गई, उसकी चीज़ें चुराने लगी और हमेशा हम सबसे लड़ने लगी। और वह हमेशा ये बोलती थी कि हमने उसको प्रॉपर राइट नहीं दे रखा है, अब तुम इन सब चीज़ों पर गाना बनाकर दिखाओ। जिस पर रोजी को गुस्सा आता है और वह समझ जाती है कि आदमी कोई और नहीं, उसका भाई है जो उसे सबके सामने बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर बाकी ऑडियंस भी बहुत इंटरेस्टिंग के साथ रोजी के भाई की यह बात सुन रही होती है और सभी लोग कमेंट करने लगते हैं कि ऐसी बहन किसी को न मिले जो लास्ट में अपने भाई की चीज़ों को ऐसे पे बैक करे। कितनी गंदी थी वह लड़की जो अपने घर वालों को छोड़कर चली गई। यहाँ पर रोजी का भाई यह भी बोलता है, मेरी सिस्टर हमारे घर को छोड़कर जा चुकी है और हमें अभी तक उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, आखिर वह है कहाँ। अब तुम बताओ, कोई से भाई के साथ ऐसा होना चाहिए था कि उसकी सिस्टर इतनी ज़्यादा सेल्फिश निकल जाए। रोजी कहती है, मैं इन सब चीज़ों से सहमत हूँ, पर मैं आपसे भी कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ और मैं यह जानना चाहती हूँ, आपने अपनी सिस्टर को जो रहने के लिए घर दिया था, आपने उसके बाद पता लगाया कि आपकी सिस्टर आपके उसी घर में कौन से फ्लोर पर रहती थी। जिस पर उसका भाई हैरान हो जाता है क्योंकि उसे याद आया कि रोजी तो बेसमेंट में रहती थी जहाँ उसके घर का स्टोर हाउस था। जिस पर वह सबको बताता है, हाँ वह बेसमेंट में रहती थी। सभी लोग रोजी के भाई को क्रिटिसाइज करने लगते हैं और कहने लगते हैं, खाना पानी तो किसी जानवर को भी मिल जाता है, पर ऐसा किसी को ट्रीट करना यह भी ठीक नहीं है। और उसके बाद आप सामने वाले से इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख रहे हो, मुझे उस लड़की के लिए बुरा फील हो रहा है। और वह ऑडियंस के कमेंट पढ़ने लगता है। रोजी के भाई को ऑडियंस के कमेंट पढ़कर बुरा तो लगता है। फिर उसके बाद रोजी पूछती है, अपनी सिस्टर को पैसे देने की बात कर रहे हो, आपको पता है आपने उसे कितने पैसे दिए हैं और उसका कोई रिटर्न रिकॉर्ड है? हो सकता है कि आपने आज तक अपने पैसे उसे तक पहुंचाए ही ना हो। जिस पर उसका भाई शॉक हो जाता है क्योंकि उनके पास तो कोई रिटर्न रिकॉर्ड होता भी नहीं है। उसके बाद अब रोजी कहती है, अब आपकी बात खत्म हो गई हो तो मैं आपको वह गाना सुनाना चाहती हूँ जो मैंने आपके लिए लिखा है। और वह गाना गाना शुरू करती है और वह गाना एक सैड स्टोरी के ऊपर बना होता है जहाँ पर वह अपने स्ट्रगल को बता रही होती है अपने फैमिली के साथ। उसका भाई देखता है कि उसकी सारी ऑडियंस रोजी के पॉडकास्ट पर पहुँच चुकी है और उसका रेडियो पॉडकास्ट चैनल बर्बाद हो चुका है। अब वह अपनी बहन यूजिन की तरफ देखता है, उसके सामने लगता है और कहने लगता है,
हमें भी कुछ ऐसा करना होगा। तुम अपनी क्रिएटिव स्किल्स को जगाओ और हमें ऑडियंस को इधर लाना होगा, वरना हम बैंकरप्ट हो जाएंगे। हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं रहेगा। जिस पर यूजिन अपने भाई से कहती है, आप पागल हो चुके हो, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ और मेरे अंदर इतना टैलेंट नहीं है। और वह वहाँ से बहाना मारकर भाग देती है। इधर सभी लोग रोजी के सैड सॉन्ग को सुन रहे होते हैं और इमोशनल हो रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है उस लड़की के लिए जिसने इतना कुछ सहा, जो पिछले 5 साल तक बेसमेंट में रही, जिसको कभी वह पैसे भी नसीब नहीं हुए, जिनके लिए उसका भाई उसे ब्लेम कर रहा है। इधर रोजी के दोनों छोटे भाई उसके इस गाने को सुन रहे होते हैं। इधर लाइन को यह चीज समझ आ जाती है कि यह लड़की कोई और नहीं, उसकी खुद की बहन है, क्योंकि तभी उसको इतना उसके बारे में पता है। इधर लोग बहुत बुरे बुरे कमेंट कर रहे होते हैं रोजी के ब्रदर्स और उसकी फैमिली के लिए कि ऐसी फैमिली किसी को न मिले जो अपनी सिस्टर को ऐसे ट्रीट करे। और इधर रोजी के बड़े भाई का दिमाग खराब हो रहा होता है और वह सोच रहा होता है कि उसकी बहन इन सब चीज़ों के बारे में क्या सोच रही है और उसकी हिम्मत कैसे हुई यह सारी बातें बाहर वालों को बताने की। उसने हमारे घर की बेइज्जती कर दी है। इधर हम देखते हैं कि लोगों तक उसकी बातें पहुंच रही होती हैं और लोग बार बार उसकी फैमिली को क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं। धीरे धीरे करके रोज़ाई का गाना खत्म होता है, लेकिन तब तक रोजी बहुत ज़्यादा फेमस हो चुकी होती है। इधर उसका भाई कह रहा होता है, मैंने उसे बच्चों की तरह प्यार किया और उसके बदले में उसने मुझे क्या दिया, इतना बड़ा धोखा। उसने हमारे फैमिली की सिचुएशन बाहर वालों को बताकर बिल्कुल सही नहीं किया। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, वह जहाँ कहीं भी है मैं उसे ढूंढने ज़रूर जाऊंगा और फिर उसे बताऊंगा कि उसने जो गलती की है उसका क्या रिजल्ट होगा। इधर यूजिन को भी गुस्सा आ रहा होता है। वह अपने भाई से कह रही होती है, प्लीज़ शांत हो जाओ, लेकिन उसका भाई कह रहा होता है, तुम टेंशन मत लो, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। इधर हम देखते हैं रोजी का पॉडकास्ट खत्म होता है तो उसका मैनेजर उसके पास आता है और वह उसे बताता है कि हमने अभी तक देश की इतनी बड़ी रीच अचीव की है जो आज तक किसी भी पॉडकास्ट ने नहीं दी। हमें नहीं पता था कि हम अपने कॉम्पिटिटर रेडियो वालों को हरा सकेंगे, लेकिन हमने यह चीज़ करके दिखाई है और यह सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम पूरी कंट्री में बहुत ज़्यादा फेमस हो चुकी हो। अब इधर हम रोजी को देखते हैं जो सोच रही होती है कि उसके भाई को लग रहा है कि वह उसके बनाए हुए स्क्रिप्ट और सॉन्ग्स की मदद से आगे बढ़ सकता है, पर अब तो उनकी लिस्ट खत्म हो चुकी है और अब वह उनके लिए ऐसा कुछ भी नहीं लिखेगी। और वह अपने दूसरे भाई के बारे में सोच रही होती है जो बिजनेस आइडियाज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है कि जितने भी बिजनेस आइडियाज़ आज तक उसने दिए होते हैं, अब उसे लगता है कि वह नए बिजनेस आइडियाज़ को इनोवेट करके रोज़ाई को पीछे छोड़ सकता है। अब उसकी लाइफ से वह पार्ट भी चला गया है क्योंकि अब रोज़ी को उन सब की ज़रूरत नहीं है। इधर हम देखते हैं रोज़ी के बड़े भाई को जो उसकी कंपनी में उससे मिलने आता है, लेकिन उसे कंपनी के गार्ड अंदर नहीं जाने देते हैं और कहते हैं आपको उनसे मिलने के लिए पहले एक अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। जिस पर उसका भाई कहता है, तुम्हें मेरी औकात पता है ना, तुम एक मामूली से रेडियो कंपनी के गार्ड से और तुम मुझे रोकोगे जिसे अपनी बेस्ट वॉइस होने के लिए गोल्ड मेडल मिल चुका है। जिस पर वह कहता है, आप अपनी बकवास बंद रखें और साइड पर लगें, लाइन में लोगों को देखें और पता करें यहाँ पर कितने फेमस लोग हमारे रेडियो की होस्ट से मिलने आए हैं। लाइन उनको देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़े बड़े न्यूज़ रिपोर्टर और बड़े बड़े कंपनी के लोग खड़े होते हैं जो उस रेडियो होस्ट से मिलने का इंतज़ार कर रहे होते हैं। हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इस देश का सबसे बड़ा आदमी जिसका नाम लाइन होता है और जो कि फ्यूचर एंटरटेनमेंट का पार्ट होता है, वह रोज़ी के साथ एक डील साइन करने जाता है और वह उसके दोनों गानों के लिए उसे $100 मिलियन देने की बात करता है। उसके रेडियो के लोग तो हैरान होते हैं। रेडियो का मैनेजर अपने एम्प्लॉय से कहता है कि अगर रोज़ी हमें छोड़कर चली गई तो हमारा रेडियो बर्बाद हो जाएगा और वह अपने एम्प्लॉय से कहता है कि रोज़ी को समझाओ वह ये डील साइन न करे, उसके बदले में हम यह रेडियो स्टेशन उसके नाम कर देंगे। और हम देखते हैं कि वह एम्प्लॉय थोड़ा सोच समझ में पड़ जाता है और वह रोज़ी से कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम इस छोटी सी कंपनी को छोड़कर एक बड़ी कंपनी ज्वाइन करो, क्योंकि इससे तुम्हें क्या मिलेगा, इसको तो एक ना एक दिन बंद ही होना था। तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट है, तुम आगे बढ़ोगी तो हमें भी अच्छा लगेगा कि तुमने स्टार्टिंग हमारे इस छोटे से रेडियो स्टेशन से की थी। इमोशनल हो जाती है। मैनेजर तो उस एम्प्लॉय की बात सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक होता है और वह सोच रहा होता है कि अब वह क्या करें, क्योंकि उसने तो सारा सिचुएशन ही पलट दिया है।
लेकिन रोज़ी उनसे प्रॉमिस करती है कि वह उनके रेडियो स्टेशन को नहीं डूबने देगी और उसने उनके लिए बहुत सारे स्क्रिप्ट तैयार किए हैं जो रोज़ी के जाने के बाद वह कर्मचारी अपने रेडियो पॉडकास्ट में लोगों को सुनाकर उनसे अटेंशन ले सकता है और अपना ऑडियंस काउंट बढ़ा सकता है, जिस पर वह आदमी खुश हो जाता है। मैनेजर की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्यों बोलता है और कहता है थैंक यू हमारे लिए इतना ज़्यादा सोचने के लिए। रोज़ायाई कहती है आपने अभी मेरी बहुत मदद की है और उसके लिए मैं भी आपको थैंक यू बोलती हूँ। फिर लाइन कहता है तो तुमने हमारी कंपनी के साथ डील करने के बारे में क्या सोचा? रोज़ी कहती है मैं डील तो करना चाहती हूँ पर इतने कम पैसों में नहीं। लाइन हैरान होता है और कहता है तो तुम्हें ये पैसे कम लग रहे हैं, जिस पर रोज़ी कहती है मुझे फ्यूचर एंटरटेनमेंट का 50% शेयर चाहिए। लाइन पहले हैरान होता है, वह आराम से कहता है तुम ये क्या मांग रही हो? तुम एक मामूली सी सिंगर हो और मैं तुम्हें ऐसे कैसे दे दूँ? तुम्हारी जगह हम किसी और को भी ला सकते हैं, पर हमने तुम्हें मौका इसलिए दिया क्योंकि तुम अभी फेमस हो। रोज़ी कहती है तो मैं मामूली सी लग रही हूँ, और वह बोलती के साथ बाहर खड़े गेस्ट को बुलाती है और यहाँ पर वह सभी गेस्ट रोज़ी के साथ पूरी कंपनी की डील करने को तैयार होते हैं और अपना पूरा कंपनी का शेयर देने को भी तैयार होते हैं। जैसे ही लाइन को एहसास होता है कि रोज़ाई की फ़ैन काउंटिंग बढ़ चुकी है और अगर वह रोज़ाई को इन छोटे मोटे कारणों की वजह से छोड़ेगा तो शायद उसके लिए मार्केट में कंपटीशन बढ़ जाए। भलाई इसी में है कि वह रोज़ाई की शर्त को स्वीकार करे और उस डील को साइन करके सब कुछ खत्म करे, और हम देखते हैं वह ऐसा करने के लिए तैयार हो जाता है। रोज़ी उसके साथ डील साइन कर लेती है। अब रोज़ी अपने रेडियो स्टेशन के दोस्त को लेकर लाइन की कंपनी में सभी से मिलने के लिए जाने लगती है। इधर हम यूजिन को दिखाया जाता है जो लाइन से मिलने के लिए उसकी कंपनी में आई होती है और वह बोल रही होती है कि तुमने इस देश का सबसे फेमस रेडियो स्टेशन सुना है ना, मैं उसकी मालिकिन हूँ और अभी कल ही मैंने उसके लिए गाना गाया है। तुम क्या अपने कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट को मेरे लिए बुला सकती हो? जिस पर लाइन की असिस्टेंट उससे कहती है कि बॉस तो किसी और से मिलने गए हैं जो अभी नई रेडियो होस्ट है, उसके साथ वह एक बिजनेस डील करने गए हैं। यहाँ पर यूजिन शॉक होती है और कहती है कि मैं तो तंग आ चुकी हूँ उस लड़की से। उसने एक रात में मेरे भाई का पूरा बिजनेस बर्बाद करवा दिया और अब वह मेरे करियर के बीच में आ रही है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। इधर हम दिखाया जाता है रोज़ी के भाई को जो अभी भी बाहर गार्ड से बहस कर रहा होता है। रोज़ी बाहर आती है, गार्ड सभी को दूर जाने के लिए बोलते हैं और रोज़ी की सेफ्टी का ध्यान रख रहे होते हैं। यहाँ पर वह सभी से बात करती हुई आगे बढ़ती है, तब उसके सामने उसका भाई आ जाता है और उसका भाई उससे कहता है कि रोज़ाई तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम इतने छोटे से रेडियो स्टेशन में काम करती हो। रोज़ाई कहती है हाँ, मैं छोटे से रेडियो स्टेशन में काम करती हूँ। उसका भाई कहता है तो तुम्हें यहाँ काम करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा खुद का रेडियो स्टेशन है, हम तुम्हें वहाँ पर कोई नॉर्मल सी जॉब दे देंगे। रोज़ी स्माइल करने लगती है। उसके आसपास खड़े दोनों लड़के उसके भाई का यह स्टेटमेंट सुनकर हैरान होते हैं और सोच रहे होते हैं कि उसके भाई को पता ही नहीं है कि उसकी सिस्टर कितनी ज़्यादा टैलेंटेड है। और यहाँ पर वह रोज़ाई से बहस करना शुरू करता है। रोज़ाई से कहती है कल रात तुमने किसी फेमस रेडियो होस्ट के बारे में तो सुना ही होगा जिसने पूरी कंट्री के रेडियो को हिलाकर रख दिया है। जिस पर उसका भाई कहता है हाँ मुझे पता है, उसकी वजह से मेरा पूरा बिजनेस खराब हो रहा है और मैं अब उसको नहीं छोड़ूंगा। आज मैं उससे मिलने आया हूँ पर इस कंपनी के गार्ड ने मुझे जैसे इंसान को इस कंपनी के अंदर नहीं जाने दिया। जिस पर रोज़ी कहती है वह लड़की कोई और नहीं मैं हूँ। पहले तो उसके भाई को यकीन नहीं होता है, लेकिन उसके आसपास खड़े दोनों लड़के उसके भाई की बेवकूफ़ भरी हरकत देखकर स्माइल करने लगते हैं। रोज़ी रोकती है। उसका भाई कहता है ऐसे कैसे हो सकता है, तुम इतनी ज़्यादा टैलेंटेड कैसे हो, और अगर तुम इतनी टैलेंटेड थी तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? रोज़ी कहती है मैंने तुम्हें पहले बताया था पर तुमने मुझे इग्नोर किया। जिस पर उसका भाई कहता है ठीक है मुझसे गलती हुई, अब मैं तुम्हें घर लेने आया हूँ। रोज़ी कहती है पर मैं तो घर जाना ही नहीं चाहती हूँ, मैंने उस घर से सारा रिश्ता ख़त्म कर दिया है। क्या तमाशा लगा रखा है, तुम इन दोनों के सामने मेरा ड्रामा बनाने की कोशिश कर रहे हो। रोज़ी से कहती है अपनी बकवास बंद रखो, मैं तुम्हारा ड्रामा क्यों बनवाने की कोशिश करूँगी, और अब मुझे तुम लोगों की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी मैंने इस देश की सबसे बड़ी डील अभी साइन की है। जिस पर उसका भाई हैरान होता है और कहता है हमें माफ़ कर दो, हम एक परिवार हैं, तुम घर चल सकती हो। रोज़ी कहती है हमारे परिवार होने का सबूत तब कहाँ गया था जब मैं उस बेसमेंट में रह रही थी।
मेरे पास खाने के लिए खाना तो था, पर वह खाना वह था जो तुम लोग खाकर छोड़ देते थे। जिस पर उसका भाई गुस्से में आ जाता है। वह सिर्फ जोर का छांटा लगाता है, लेकिन तभी पीछे से उसका सेकंड ब्रदर आ जाता है और ये लोग रोज़ी से बहस करने लगते हैं और ये दोनों उसकी बेइज्जती करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर लाइन और उसका कर्मचारी गुस्से में होते हैं, लेकिन लाइन उसे रोक देता है और कहता है, यह रोज़ी का पारिवारिक मामला है, हम इसमें उसकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं और हमें बस उसे थोड़ा स्पेस देना होगा ताकि वह इसको अपने तरीके से हैंडल कर सके। इधर हमें दिखाया जाता है एक कार के ड्राइवर को, जिसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रखा होता है और वह नशे में होता है और बार बार उसे नींद आ रही होती है और वह गाड़ी भी अजीब तरीके से चला रहा होता है। इधर रोड पर उसका भाई उससे बहस कर रहा होता है। उसका सेकंड ब्रदर भी अपने फर्स्ट ब्रदर को सपोर्ट कर रहा होता है और वह कह रहा होता है, तुम्हें नहीं पता कितनी सेल्फिश है, हमने इसके लिए इतना कुछ किया, फिर भी इसने हमारी हर जगह बेइज्जती करवा के रख दी। और दोनों गुस्से में बहस करने में लगे होते हैं और उसे बहुत उल्टा सीधा बोल रहे होते हैं यहाँ पर। तो उसका सेकंड ब्रदर उससे ये भी बोलता है कि तुम्हारे पास ये आखिरी चांस है घर आने का, अगर आज तुम हमारे साथ घर नहीं चली तो तुम आज के बाद घर मत आना। लेकिन तभी अचानक से वह गाड़ी आ जाती है और उस गाड़ी के अंदर बहुत सारी आयरन की रॉड्स रखी होती हैं और वह सारी रॉड आकर रोज़ी के बड़े भाई के ऊपर गिरने वाली होती हैं। लेकिन रोज़ी अपने भाई को धक्का दे देती है और खुद उन रॉड्स के बीच में आ जाती है और उसके सीने में एक रॉड घुस जाती है और उसकी मरने जैसी हालत हो जाती है। सभी बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं। रोज़ी का भाई बोलता है कि उसने यह क्या कर दिया और उसकी बहन ने उसको क्यों बचाया, जो कि अभी उसे इतना उल्टा सीधा सुना रहे थे। अब यहाँ पर वह कर्मचारी उसके भाइयों पर भड़कने लगता है। यहाँ पर रोज़ी का भाई उससे कहता है, डॉक्टर आप मुझे बताइए, आपको जो भी मेडिकल रिपोर्ट साइन करवानी है मैं करने को तैयार हूँ। जिस पर डॉक्टर पूछता है, आखिर तुम कौन हो? जिस पर वह बोलता है कि मैं ही रोज़ी का बड़ा भाई हूँ। डॉक्टरों से उल्टा सीधा सुनता है और कहता है, तुम्हारी वजह से आज तुम्हारी बहन जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रही है और तुम लोगों ने उसके साथ यह सब कुछ क्या किया। जिस पर अब लाइन बोलता है, डॉक्टर आप इनसे बाद में बात कीजिएगा, पहले मैडम को इस दर्द से बाहर निकालिए। और डॉक्टर वहाँ पर दो लोगों को बुलाता है। वे दो लोग आकर रोज़ी के सीने से उस रॉड को काटते हैं। रोज़ी बहुत ज़्यादा दर्द में होती है, सभी इमोशनल हो रहे होते हैं और सभी को बुरा लग रहा होता है। उसके लिए रोज़ी का भाई तो इस सीन को देख भी नहीं पाता है और वह अपने छोटे भाई के कंधे का सहारा लेता है। तभी हम देखते हैं डॉक्टर कहते हैं, अब इसके ऑपरेशन के लिए इसको अस्पताल ले जाना पड़ेगा और वे रोज़ी को अस्पताल ले जाने लगते हैं। रोज़ी का भाई बोलता है, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, लेकिन रोज़ी मना कर देती है, कहती है मुझे कोई भी ज़रूरत नहीं है अपने किसी भी फैमिली मेम्बर की, अगर कोई मुझे विजिट करने आए तो उसको प्लीज़ परमिशन मत दीजिएगा। और वह अपने भाई के सामने एम्बुलेंस में बैठकर अस्पताल चली जाती है। हमें इधर सीन दिखाया जाता है लाइन के ऑफिस का, जहां पर यूजिन अभी भी लाइन का इंतज़ार कर रही होती है और वह रिसेप्शनिस्ट से लड़ना शुरू कर देती है और उसकी बेइज्जती करती है और कहती है, तुमने मुझसे बोला था कि तुम्हारा बॉस थोड़ी देर में आ जाएगा तो मुझे पागल समझती हो। तुम्हें पता नहीं है मैं कितनी ज़्यादा फेमस हूँ, तुम जैसे लोगों को तो मैं अपने घर पर नौकर भी नहीं बनाती हूँ और तुम मुझे यहाँ बेवकूफ़ बना रही हो। लेकिन तब तक वहाँ पर लाइन आ जाता है। लाइन उसकी बातें सुन लेता है और वह उससे कहता है, आपका तरीका मेरी कंपनी के कर्मचारियों से बात करने का बहुत ज़्यादा घटिया है। आपको किसने परमिशन दी है कि आप मेरी कंपनी के कर्मचारियों से ऐसे बात करेंगे? जिस पर वह लाइन से कहती है कि वह उसका बहुत टाइम से इंतज़ार कर रही थी, इसलिए वह थोड़ी सी फ्रस्ट्रेटेड हो गई। लाइन बोलता है, यह कोई तरीका नहीं होता है, आप मेरी रिसेप्शनिस्ट से ऐसे कैसे बात कर सकती हैं? वह आपके घर की नौकर नहीं है, वह मेरी कंपनी की कर्मचारी है, वह मेरी कंपनी की फैमिली का हिस्सा है। आप ऐसे नहीं कर सकती हैं। जिस पर वह उससे कहती है, मुझे माफ़ करें, मैं बस आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहती थी। लाइन साफ साफ मना कर देता है और कहता है, मैंने किसी और को इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए हायर कर लिया है, मैं आपके साथ यह कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकता हूँ। और वह यूजिन को वहाँ से जाने के लिए बोल देता है। यूजिन गुस्से में वहाँ से आ जाती है और वह लाइन को धमकी देती है कि तुम इन सब चीज़ों के बाद पछताना मत। इधर हमें दिखाया जाता है रोज़ी की मॉम को, जो उसके सबसे छोटे भाई से बात कर रही होती है अपने बड़े बेटे के रेडियो स्टेशन के बारे में। आखिर वहाँ पर क्या सीन हुआ और क्या माहौल बना। रोज़ी का छोटा भाई अपनी माँ से कहता है, पता नहीं, क्योंकि हमें उन सब चीज़ों के बारे में कुछ भी अपडेट नहीं मिला है और मैं बहुत ज़्यादा शौक हूँ कि एक दिन में हमारा कंपेटिटर इतना ज़्यादा ग्रो कैसे कर सकता है। उसी कंपेटिटर ने एक दिन में हमारे भाई के बिजनेस को ख़त्म कर दिया है।
इस पर उसकी माँ कहती है, कोई बात नहीं, हो सकता है कि इस बार उसका लक अच्छा हो, पर तुम्हारे भाई के भी अंदर टैलेंट है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर रोसी का बड़ा भाई अपने दूसरे भाई के साथ चलकर आ रहा होता है और वह बहुत ज्यादा उदास होता है। यहाँ पर उसकी माँ पूछती है, आखिर क्या मैटर हुआ? इस पर वह बताता है कि मैं भी रोसाई से मिला। इस पर उसकी माँ कहती है, तो ये सारी बातें हमारे सामने मत करो और उस घटिया लड़की का नाम इस घर में मत लो। इस पर वह कहता है कि वह लड़की घटिया नहीं थी। जिस लड़की ने हमारे पूरे बिजनेस को एक रात में खत्म कर दिया वह हमारी खुद की बहन थी। इस पर उसकी माँ शॉक हो जाती है और कहती है, जरूर इसके पीछे कोई न कोई और भी है। लेकिन उसका बड़ा भाई बताता है कि नहीं मम्मी, हम इतने समय से उसके टैलेंट को इतना ज्यादा इग्नोर कर रहे थे। कभी हमने उसे मौका नहीं दिया कि वह हमारे सामने आकर अपना टैलेंट दिखा सके। इस पर उसकी माँ कहती है, वह लड़की कैसे टैलेंट दिखाती? उसको तो सही से पढ़ना भी नहीं आता और ना ही उसके अंदर तमीज है। तुमने मेरी बेटी यूजिन को देखा है, जिसने इतने कम उम्र में इतना कुछ अचीव किया है और तुम्हारे रेडियो स्टेशन को भी सपोर्ट किया है। इस पर रोजी का बड़ा भाई कहता है, आप मेरी बात समझिए। हमें यह भी पता चला है कि रोसी को गैस्ट्रिक कैंसर है और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हमने उसे खाने के लिए कभी खाना नहीं दिया। इसको सुनकर उसकी माँ कहती है, अपनी बकवास बंद रखो। तुम उस लड़की से मिलकर आए हो और तुम्हारा दिमाग चलना बंद हो गया है। हमने उसके साथ ऐसा कभी नहीं किया। इस पर वह कहता है, हम डॉक्टर से मिलकर आए हैं और डॉक्टर ने हमें यह चीज साफ साफ बताई है। और यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि रोसी आई की फैमिली उसके साथ कितनी क्रूर थी। उन्होंने कभी भी उसे प्यार नहीं किया और इतनी बड़ी बीमारी सुनाने के बाद भी उनके रिएक्शंस बहुत ज्यादा नॉर्मल होते हैं। उनकी माँ कहती है, जाकर इस घर के नौकर को बुलाकर लाओ। नौकर आती है और वह पूछती है, मैडम आपने मुझे क्यों बुलाया है? इस पर रोजाई की माँ कहती है कि मैंने तुमसे बोला था कि रोजाई को खाना दे दिया करना, पर हमारे खाने के बाद तुमने ऐसा नहीं किया। इस पर वह बोलती है कि आपने साथ में यह भी तो इंस्ट्रक्शन दिए थे कि रोजाई के लिए खाना नहीं बनेगा, वह वही खाएगी जो हम अपनी थाली में छोड़कर जाएंगे। तो मैडम को कभी कभी थाली में खाना नसीब नहीं होता था और उन्हें चुपचाप भूखे पेट सोना पड़ता था। इसको सुनकर रोजाई का बड़ा भाई हैरान होता है और कहता है, इस घर में इतना कुछ होता रहा और हमें कभी पता भी नहीं चला और हम उसके साथ इतनी क्रूरता से पेश आ रहे थे। उसकी माँ कहती है, ऐसा हमने कुछ भी नहीं किया, इसमें उसकी गलती है। उसने कभी हमें अपनी अच्छी साइड्स दिखाई ही नहीं। उसने हमेशा मेरी प्यारी बेटी यूजिन को परेशान करने की कोशिश की है और इसलिए उसके साथ हमें ऐसा करना पड़ा। हमें कोई शौक नहीं है उसे बेसमेंट में रखने का, पर उसने अपनी हरकतें ऐसी की थी जिसकी वजह से हमें उसे रहने के लिए बेसमेंट देना पड़ा। यहाँ पर रोसी का बड़ा भाई समझ जाता है कि इन लोगों के अंदर इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है और ये लोग अपनी बात नहीं समझेंगे और इन्हें कभी रियलाइज़ नहीं होगा कि उन्होंने किसी के साथ गलत किया है। इसलिए इनसे बात करना मतलब अपनी बेवकूफ़ी को साबित करना। इधर हम देखते हैं यूजिन को, जो बाहर खड़ी खड़ी इन सब की बातें सुन रही होती है। तभी हम देखते हैं कि रोजी का दूसरा भाई अपने बड़े भाई से कहता है, तुम उस मामूली सी लड़की से मत डरो, उसके अंदर कुछ भी टैलेंट नहीं है। अगर टैलेंट होता तो मैं पहले ही देख लेता। इस पर उसका बड़ा भाई उसे समझाता है और कहता है, तुम कैसे इंसान हो? तुम्हें यह दिखाई नहीं दे रहा है कि उस लड़की ने एक दिन के अंदर इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर ली है जो हमने पूरे साल मेहनत करके नहीं कमा पाई, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ तो टैलेंट होगा ही। यूजिन ये बातें सुनकर डरने लगती है और वह सोचती है कि अब वह क्या करे। उसकी माँ कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम उसका कंपैरिजन मेरी प्यारी बेटी से मत करो। मुझे पता है कि यूजिन कितनी ज्यादा टैलेंटेड है और उसकी भी फैन फॉलोइंग अच्छी खासी है। फिर हम देखते हैं कि यूजिन घर में एंटर करती है और वह रोती हुई आती है और रो रो कर अपनी माँ के पास जाती है। उसकी माँ कहती है, आखिर क्या हुआ? इस पर वह बोलती है कि मैं फ्यूचर एंटरटेनमेंट के मालिक से मिलने गई थी और मुझे पता चला है कि उस इंसान ने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से साफ साफ मेरे मुंह पर मना कर दिया है, क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट मेरी प्यारी सिस्टर रोजाई के साथ साइन किया है। उसने मेरा पूरा करियर बर्बाद कर दिया। मैं इतने टाइम से मेहनत कर रही थी कि एक अच्छी सिंगर बनूं और देश में अपना नाम कमाऊं, पर अब सब कुछ बर्बाद हो गया। इस पर उसकी माँ कहती है, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे ब्रदर्स हैं अभी तुम्हें सपोर्ट करने के लिए और वह तुम्हारे करियर को ऐसे बर्बाद नहीं होने देंगे। हम कुछ न कुछ सॉल्यूशन ढूंढेंगे। तभी इधर रोजाई के बड़े भाई का दिमाग चलता है और उसे याद आता है कि जब वह रोजाई को जेल भेज रहा था तो उस मोमेंट पर रोजाई ने कहा था कि उसने खुद को प्रूव करने के बहुत सारे चांस दिए थे, लेकिन हम लोगों ने कभी उसके टैलेंट को देखा ही नहीं।
हमेशा उसे इग्नोर करते रहे और उन सब चीज़ों की भरपाई अब हम कर रहे हैं अपनी कंपनी को बर्बाद करवा कर। और हम देखते हैं वह एकदम से चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है अपनी बकवास बंद रखो, और वह वहाँ से गुस्से में चला आता है। ये पहली बार हुआ होता है जहाँ पर उसके बड़े भाई ने अपना टेम्परेचर लॉस किया होता है और सभी लोग हैरान होते हैं क्योंकि वह कभी ऐसे रिएक्ट नहीं करता है। फिर इधर में दिखाया जाता है रोज़ाई को, जो लाइन के पास बैठी होती है। लाइन उससे बोल रहा होता है कि आपकी इंजरी बहुत टाइम बाद ठीक हुई है, आपको थोड़ा और रेस्ट करना चाहिए ताकि आप दोबारा से अच्छे से काम में लग सको। रोज़ाई कहती है हमारे पास इतना टाइम नहीं है, अगर हम थोड़े भी पीछे रह गए तो हमारे कॉम्पिटिटर हमसे आगे निकल जाएंगे, इसलिए हमें आज से ही काम पर लगना होगा। लाइन उसकी डेडिकेशन देखकर इम्प्रेस हो जाता है और वह रोज़ाई से कहता है आपको कितना टाइम चाहिए नए गाने लिखने के लिए? मुझे लगता है कि मुझे आपको 1 मंथ का टाइम तो देना चाहिए। रोसी कहती है कि आप मेरे साथ मजाक कर रहे हो, आप बस 1 घंटा यहीं रुको, मैं आपको 2 हिट सॉन्ग लिख कर देती हूँ। लाइन उसे मौका देता है। रोजी बैठी बैठी लाइन के सामने गाने लिख रही होती है और लाइन उसकी डेडिकेशन देख रहा होता है। थोड़ी देर में रोजी गाना लिखकर उसके हाथ में पकड़ा देती है और कहती है अब नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए हमें इन सॉन्ग्स को यूज़ करना है। लाइन उनके लिरिक्स पढ़ता है और उनके लिरिक्स पढ़कर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है और कहता है मुझे पता था कि आप ब्रिलियंट हो और आप कुछ भी कर सकती हो और आपने खुद को प्रूव कर दिया है। और वह कहता है कि आप देखना, हम इस प्रोजेक्ट में बहुत से अच्छे मॉडल्स को हायर करेंगे जिससे यह प्रोजेक्ट जल्दी से आगे बढ़ेगा। और वह खुश हो जाती है। लाइन कहता है मुझे पता है आपके पास रहने के लिए घर नहीं है, क्या आप यहाँ मेरे घर के अंदर रह सकती हैं क्योंकि यह रेंटेड हाउस है। रोज़ाई उसकी बात पर एग्री कर जाती है। फिर अब रोज़ाई लाइन के साथ नीचे प्रोजेक्ट पर बात करती हुई आ रही होती है। तभी उसके सामने उसका बड़ा भाई और उसके बाकी के दोनों भाई भी आते हैं। उसका बड़ा भाई तो उसकी तबीयत को लेकर कंसर्न दिखा रहा होता है और कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें घर चलना चाहिए ताकि हम तुम्हारी देखभाल सही से कर सकें। रोज़ाई कहती है मेरा कोई घर नहीं है और मैं किसी दूसरे के घर पर क्यों जाऊं, जिस पर उसके दोनों भाई कहते हैं तमाशा करना बंद करो और तुम हमेशा बड़े भाई को ऐसा क्यों फील कराते हो जैसे उन्होंने तुम्हारे साथ बहुत कुछ गलत किया हो। रोज़ाई कहती है कि तुम दोनों हर वक्त मेरी लाइफ में इंटरफेयर करते रहते हो, जिस पर वे लोग कहते हैं हम यहाँ पर बड़े भाई के कहने पर आए हैं। रोज़ाई कहती है तो अपने बड़े भाई के कहने पर यहाँ से चले जाओ, मुझे परेशान करना बंद करो। जिस पर वे लोग कहते हैं तुम्हें अगर फेम मिल गया है तो तुम किसी को समझोगी नहीं, खुद को इतना वह मत दिखाओ कि मानो तुमसे बड़ा इस कंट्री में कोई है ही नहीं। रोज़ाई कहती है मैं किसी को कुछ नहीं दिखा रही हूँ, मैं बस अपने काम से काम रख रही हूँ, तुम लोग हो जो बार बार मेरी लाइफ को डिस्टर्ब कर रहे हो आकर। लाइन उन सब की बकवास सुन रहा होता है। रोज़ाई उनसे कहती है मैं आप लोगों को एक चैलेंज देना चाहती हूँ, 7 दिन के अंदर अगर मैंने आपका पूरा बिजनेस पूरी तरीके से बर्बाद न कर दिया तो आप भी मुझे अपनी छोटी सिस्टर मत बुलाना। और इस चैलेंज को लेकर उसका दूसरा भाई बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है तुम यूजिन को बहुत इग्नोर कर रही हो, तुम्हें नहीं पता यूजिन की कैपेबिलिटीज तुमसे कितनी ज्यादा आगे हैं, और हम देखना तुमसे बेस्ट म्यूजिक वीडियो बनाकर पूरे कंट्री से अटेंशन लेंगे और तुमसे अच्छी ऑडियंस ग्रैब करेंगे। और वे लोग वहाँ से चले जाते हैं। इधर हम देखते हैं यूजिन को, जो अपने दूसरे भाई के पास बैठी होती है और उससे कह रही होती है अब हमें नेक्स्ट किस चीज़ पर काम करना है। उसका भाई कहता है मुझे पता है अब हमें क्या करना है, और वह धीरे धीरे करके कई सारे मॉडल्स को कॉल करता है। सभी मॉडल्स उसके प्रोजेक्ट पर आने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन तभी इधर से लाइन उन सारे मॉडल्स के पास अपना बनाया प्रोजेक्ट लेकर पहुंच जाता है और कहता है ये वही प्रोजेक्ट है जिस पर मुझे काम करना है। और मॉडल्स उसके प्रोजेक्ट को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और वह उसके प्रोजेक्ट पर आने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब हमें दिन दिखाया जाता है म्यूजिक वीडियो लॉन्च का, जहां पर रोजी और यूजिन दोनों इनवाइटेड होते हैं। यूजिन वहां पर आती है लेकिन वह रोजी को देखती है। रोजी कहती है तुम क्या कर रही हो यहाँ अमीर लोगों की जगह। रोजी कहती है तुम भूल चुकी हो कि मैं कितनी ज्यादा पॉपुलर हूँ और तुम्हारी पॉपुलैरिटी मैं खत्म कर चुकी हूँ, और तुम अपनी बेइज्जती बार बार करवाने क्यों आ जाती हो मेरे पास। जिस पर उसका दूसरा भाई उसे कहता है तुम हमेशा तमाशा करने के मूड में क्यों रहती हो, हमें तुमसे बात करने में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि हम यहाँ पर अपने बाकी के मॉडल से बात करने आए हैं एक नए प्रोजेक्ट के लिए, शायद तुम उन मॉडल्स को अपने प्रोजेक्ट में नहीं रख सकती हो। रोसी कहती है वह तो वक्त बताएगा,
मैं तुम लोगों से फालतू में बात करना ज़रूरी नहीं समझती हूँ। जिस पर रोसी का बड़ा भाई उससे कहता है, मुझे पता है तुम एक ब्राइटेस्ट स्टार हो और तुम सब कुछ अच्छे से करोगी। मैं खुश हूँ कि तुम अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा आगे बढ़ रही हो। रोसाई उसे इग्नोर कर रही होती है। तभी वहाँ पर वह मॉडल आ जाता है। एच रोसाई को अंदर आने के लिए बुलाता है। रोसाई कहती है, पता नहीं कुछ लोग यहाँ पर मेरा टाइम बर्बाद करने क्यों आ जाते हैं, और वह फिर अंदर जाने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर वे सारे मॉडल्स आ जाते हैं जिनको रोसाई ने अपने म्यूजिक वीडियो के लिए हायर किया होता है। साथ में यूजिन ने भी उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया होता है अपनी म्यूजिक वीडियो के लिए। उन्हें लग रहा होता है कि वे सब उसके इवेंट में जा रहे हैं, पर वे लाइन की तरफ इशारा करके जाते हैं और वे लोग अंदर चले जाते हैं। यूजिन और उसका सेकंड ब्रदर रोसिए की बेइज्जती भी करते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता होता है कि अंदर क्या तमाशा होने वाला है। फिर ये लोग भी अंदर जाते हैं, लेकिन जब अंदर जाकर ये देखते हैं कि इनका बैंक्वेट हॉल खाली पड़ा हुआ है और सारे गेस्ट दूसरी तरफ चले गए हैं, तो इन्हें बहुत ज़्यादा हैरानी होती है और इन्हें लगता है कि रोसी आई ने कोई गेम खेला है और ये रोसी आई से जाकर बदतमीजी करने लगते हैं। जिस पर वहाँ मौजूद गेस्ट उन्हें बताते हैं कि उन्होंने रोसी आई के प्रोजेक्ट को देखा है और उन्हें वह प्रोजेक्ट पसंद आया, इसीलिए उन्होंने रोसी आई के साथ उसकी म्यूजिक वीडियो में आने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। यूजिन का आइडिया उन्हें बिल्कुल भी इनोवेटिव नहीं लगा था। रोसी कहती है अब इसी के साथ साथ वह सबके सामने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करना चाहती है और वह सबके सामने बताती है कि आज तक जितने भी गाने गए हैं वे सारे गाने मैंने लिखे थे। यूजिन के अंदर कुछ भी सिंगिंग टैलेंट नहीं है, ना ही राइटिंग टैलेंट है। जिस पर यूजिन कहती है, तुम इन सब चीज़ों को कैसे प्रूव करोगी। रोसाई उसे चैलेंज देती है और कहती है, मैं ऑन द स्पॉट कोई भी गाना लिखकर गा सकती हूँ। तुम्हारे अंदर टैलेंट है तो तुम मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करो। जिस पर यूजिन का सेकंड ब्रदर कहने लगता है, यहाँ पर नौटंकी करना बंद करो, कोई तुम्हारे इस यूजलेस टैलेंट को देखने नहीं आया है। और हम देखते हैं कि रोसी उनके सामने 5 मिनट के अंदर गाना लिखकर दिखाने लगती है। वे दोनों उसका मजाक बना रहे होते हैं और कह रहे होते हैं, कुछ भी उल्टा सीधा मत लिख देना जो कि इंटरेस्टिंग ना हो। लेकिन रोसाई जब उनके मुंह पर एक नया गाना लिखकर फेंक कर मारती है तो वे दोनों हैरान हो जाते हैं। यहाँ पर रोसाई के बड़े भाई को रियलाइज होता है कि उन्होंने रोसाई को हमेशा इग्नोर करके बहुत बड़ी गलती की और आज वह सबके सामने बहुत ही हिम्मत लेकर खड़ी हुई है और सब कुछ चैलेंज कर रही है कि उसके अंदर कितनी ज्यादा एबिलिटी है। रोसाई उसी के बाद वह गाना शुरू भी करती है। सभी शॉक हो जाते हैं और सभी उसके लिए ताली बजाते हैं और उसकी फैमिली को क्रिटिसाइज करते हैं कि उन्होंने आज तक इतनी घटिया फैमिली नहीं देखी। और यहाँ पर रोसी के बड़े भाई को बहुत ज्यादा शर्म आती है। फिर हम देखते हैं इसी के साथ रोसी अनाउंस करती है कि वह आज के बाद अपने परिवार से कुछ भी रिश्ता नहीं रखेगी और वह एक नई आइडेंटिटी लेकर जिएगी और वह कुछ दिनों में एक नई म्यूजिक वीडियो भी लेकर आएगी। और उसके इस फेम और प्रेस्टीज भरे सीन के साथ इस ड्रामा की एंडिंग हो जाती है।